नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जहां 11वीं सदी का पुराना इतिहास, आज की आधुनिक वास्तुकला और हमारे देश का पेचीदा संवैधानिक कानून, ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर आपस में टकराते हैं। ये सिर्फ एक इमारत का मुद्दा नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी विरासतों और आज की न्याय प्रणाली के बीच के संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अब इस पूरे विवाद ने अचानक से तूल क्यों पकड़ा? इसका जवाब है 15 मई 2026 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ये ऐतिहासिक फैसला। इस एक फैसले ने दशकों से चले आ रहे विवाद की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उस 23 साल पुरानी व्यवस्था को ही रद्द कर दिया, जिसमें दोनों समुदायों को पूजा और इबादत की अनुमति थी। रातों रात इस स्थल की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति बिल्कुल पलट गई। इस विश्लेषण में हम पूरे मामले को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के फैसले की बात होगी, फिर हम समय में पीछे जाकर उस प्राचीन संस्कृत शिक्षा केंद्र को देखेंगे। इसके बाद सदियों के दौरान आए बदलावों, एएसआई के उन चौंकाने वाले पुरातात्विक निष्कर्षों और 1991 के कानून से जुड़ी उस दुविधा पर बात करेंगे जो इस मामले का सबसे बड़ा रोड़ा है। और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हाईकोर्ट का फैसला और एक इमारत की पहचान का विवाद। सच कहें तो ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि एक ही ऐतिहासिक ढांचे को लेकर दशकों से चल रही बहस का नतीजा है। देखिए, विवाद की जड़ में है एक ही इमारत की दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। एक तरफ हिंदू पक्ष का बहुत ही दृढ़ दावा है कि ये वाग्देवी यानी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का एक प्राचीन और बेहद पवित्र मंदिर है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का स्पष्ट कहना है कि भाई ये कमाल मौला मस्जिद है, जिसका इस्तेमाल सदियों से नमाज अदा करने के लिए होता आ रहा है। एक ही छत, लेकिन इतिहास के दो अलग अलग दावे। और अब हाईकोर्ट के फैसले ने इस पूरे संतुलन को मंदिर वाली पहचान की तरफ झुका दिया है। भाग 2, प्राचीन संस्कृत शिक्षा केंद्र की शुरुआत। इस जगह की असली कहानी और इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें 11वीं सदी के इतिहास में वापस जाना ही होगा। इतिहास के पन्नों में वर्ष 1034 ईस्वी इस जगह के लिए मील का पत्थर है। हुआ यूं था कि मालवा क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतापी शासक परमार वंश के राजा भोज ने इसी साल इस विशाल परिसर की नींव रखी थी। राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। ज्ञान की सी भूख ने उन्हें एक उत्कृष्ट संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रेरित किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय इस केंद्र की भव्यता की तुलना प्राचीन नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों से की जाती थी। और ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये 72 अलग अलग कलाओं और सशस्त्र विज्ञान का एक बेहद जीवंत केंद्र था, जो पूरी तरह से देवी सरस्वती को समर्पित था। यहाँ की शिक्षा इतनी बेहतरीन थी कि दूर दूर से विद्वान यहाँ दर्शन शास्त्र और खगोल विज्ञान जैसी चीजें सीखने आते थे। कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति जैसे महान विद्वानों के नाम इस जगह की परंपरा के साथ बड़ी इज्जत से लिए जाते हैं। एक ऐसा दौर जब ये पूरा परिसर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के श्लोकों से गूंजता था। भाग 3, सदियों का बदलाव। अब समय के पहिए को थोड़ा घुमाते हैं और देखते हैं कि मध्यकालीन उथल-पुथल और अंग्रेजों के शासन के दौरान इस इमारत में क्या-क्या नाटकीय बदलाव आए। 1034 में निर्माण के बाद चीजें वैसी नहीं रहीं। मध्यकालीन दौर में बाहरी आक्रमणों की वजह से इसे काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर 1514 ईस्वी के आसपास महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में इसकी स्वरूप को मस्जिद में बदलने की कोशिशें हुई और कमाल मौला सूफी परंपरा का प्रभाव यहाँ स्थापित हो गया। कहानी यही नहीं रुकती। 1875 में जब अंग्रेजों ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें वाग्देवी की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति मिली। और विडंबना देखिए, आज भारत में इस जगह के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लेकिन वो मूल मूर्ति आज भी यहाँ से हजारों मील दूर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में खामोशी से रखी हुई है। इसके बाद सीधा साल 2003 आता है, जब एएसआई ने शांति बनाए रखने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। 2003 में एएसआई का समाधान अपने आप में अनोखा पर बहुत ही तनावपूर्ण था। तय हुआ कि मंगलवार को हिंदू यहाँ फूल और चावल चढ़ाएंगे और शुक्रवार को मुस्लिम जुमे की नमाज अदा करेंगे। साथ ही बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा की विशेष अनुमति दी गई। पर जरा सोचिए, जब कभी बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज एक ही दिन पड़ जाती तो क्या होता होगा। प्रशासन के सच में पसीने छूट जाते थे। पूरे शहर में भारी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता था। ये एक ऐसा अस्थायी समाधान था जो अक्सर एक नए विवाद को जन्म दे देता था। भाग 4,
एएसआई के पुरातात्विक निष्कर्ष। अब बात उस सबसे अहम मोड़ की जिसने 2026 के इस अदालती फैसले की ठोस नींव रखी। 2024 में हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आया, 188। एएसआई की टीम ने पूरे परिसर में 188 ऐतिहासिक स्तंभों को खोजा। इनमें से 106 अपनी जगह खड़े थे और 82 गिरे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि इन स्तंभों की बनावट और उन पर उकेरी गई आकृतियां सीधे सीधे पारंपरिक हिंदू मंदिर की शैली और 11वीं सदी के शिल्प कौशल से मेल खाती थीं। और सिर्फ खम्भे ही नहीं मिले, खुदाई में कई हैरान करने वाली चीजें सामने आई जो सदियों से प्लास्टर के नीचे छिपी थीं। खंभों पर देवी देवताओं की नक्काशी, ओम सरस्वत्यै नमः के स्पष्ट शिलालेख और पाली लिपि में लिखा ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही कमल के फूल, सांप, शंख और घंटी के डिजाइन भी मिले। यहाँ तक कि एक हवन कुंड और परमार वंश का राज चिन्ह भी खोज निकाला गया। अब हिंदू पक्ष के लिए ये अकाट्य प्रमाण है कि ये मूल रूप से मंदिर ही था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क अपनी जगह है। उनका कहना है कि भारत के कई खंडहरों में अक्सर पुरानी इमारतों के पत्थर नई इमारतों में इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए सिर्फ इन प्रतीकों के मिलने से सदियों पुरानी नमाज की जगह का दर्जा नहीं छीना जा सकता। भाग 5, 1991 के कानून की दुविधा। इतिहास और पुरातत्व के ये तमाम सबूत अदालत के अंदर इतनी आसानी से क्यों नहीं टिक पाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार है, और ये दीवार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आसान भाषा में समझे तो ये कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी देश की आज़ादी के दिन, कोई भी धार्मिक स्थल जिस हाल में था वो आगे भी वैसा ही रहेगा। उसके धार्मिक चरित्र को बदला नहीं जा सकता। इसका मकसद बहुत साफ था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर देश में नए धार्मिक विवाद न खड़े किए जाएं और सांप्रदायिक शांति बनी रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जमीन के नीचे से निकले 11वीं सदी के ये पुरातात्विक सबूत 20वीं सदी के उस कानून से ऊपर हो सकते हैं? क्या वैज्ञानिक सच्चाई जीतनी चाहिए या फिर यथास्थिति बनाए रखने वाला वह कानून जिसका मकसद शांति बनाए रखना था? यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस पूरे मामले को सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं बल्कि हमारी न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ी संवैधानिक परीक्षा बना देता है। भाग 6, आगे क्या होगा? अब जब मामला हाईकोर्ट से आगे बढ़ चुका है तो भोजशाला का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? जाहिर सी बात है, ये कानूनी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष 1991 के उसी अधिनियम का मजबूती से हवाला देते हुए फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। हिंदू पक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पहले ही कैविएट लगा दी है ताकि उनका पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा फैसला ना आए। लेकिन कहानी में एक नया और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब इस विवाद में जैन समुदाय की भी एंट्री हो गई है। उनका दावा है कि यहाँ से जुड़ी मूर्तियां और प्रतीक दरअसल उनकी देवी अंबिका से जुड़े हैं। मतलब ये ऐतिहासिक पहेली अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 अलग-अलग आस्थाओं के बीच लड़ी जाएगी। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या भोजशाला का ये फैसला भारत में मौजूद बाकी विवादित ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा? क्या इतिहास की परतों को फिर से खोलकर पुरानी खुदाई के आधार पर आज की धार्मिक पहचान तय करने की कोई नई लहर शुरू होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब हमारे इतिहास, आस्था और कानून तीनों को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प और गहराई से भरे विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे।